अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो मैंने MS वर्ड फाइल आपको दिखाई है स्पॉन्सरशिप के लिए, उसमें मैंने कहा था कि मैं आपको FB का ग्रुप का पेज दे दूँगा जहाँ पे मैं अपलोड करूँगा और आप वहाँ से जाके फाइंड कर लीजिएगा। तो ऐसा मैं ये बहुत मुश्किल सा रास्ता, आप लोग जाएंगे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, तो वो अगर आपको ना मिली तो इसलिए मैंने इजी वे में आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक बना के दे दिया है। वहाँ पे आप कोई भी अगर मैंने फ़ाइल इस तरह की अगर बनाऊँगा तो उसका मैं लिंक आपको दे दिया करूँगा। तो अब उसका इजी मतलब मकसद ये है कि आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आप डायरेक्टली जाके वो फाइल आप चेक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आप एडिट नहीं कर सकते। अगर एडिट करना भी हो तो आप रिक्वेस्ट भेजें और मुझे सजेशन बता सकते हैं कि हाँ ये मसला है, आप इसको ठीक कर दें, तो वो मैं ठीक कर दूँगा। तो इसमें कवर लेटर, जो फंड्स एक्सप्लेनेशन है, उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद जो इंश्योरेंस वाले का नंबर और उसका इंफॉर्मेशन विजिटिंग कार्ड भी डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक भी और उसका नंबर भी होगा, ठीक है, ड्राइव का। और उसके बाद जो मैंने MS वर्ड की आपको फ़ाइल दिखाई थी जिसमें डॉक्यूमेंट्स के सारा नेम वगैरह थे और आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स थे, उसका भी जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो भी मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये अलग अलग, गूगल ड्राइव एक ही है लेकिन मैंने लिंक अलग अलग बनाए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये काफ़ी इजी होगा अब आपके लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह वीडियो एंजॉय करें। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी स्पॉन्सरशिप पे। अस्सलाम वालेकुम, उसामा इज़ हियर, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम स्पॉन्सरशिप के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पॉन्सर यानी कि इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्सर होते हैं। हर एक का स्पॉन्सर एक ही यानी कि टाइप का नहीं होता, लाइक सैलरी पर्सन ही नहीं होता, और किसी का कोई बिजनेसमैन है, किसी का कोई इन्वेस्टर है और किसी का कोई। तो बस अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि हमें स्पॉन्सर क्यों चाहिए होता है और उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पॉन्सर। जो भी उसका आपका जो भी आपका स्पॉन्सर हो उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि उसकी इनकम का क्या प्रूफ है। तो जो मैंने एक पोल करवाया था उसके लिए, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तकरीबन कोई 60% लोग कह रहे हैं कि जी आप वंस अ वीक करें। तो अब इसको इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना इंटर फिनलैंड पे, तो उस पर फिर मैं बता दूंगा कि हम वंस अ वीक करेंगे या फिर हम 2 वीक्स के बाद करेंगे। तो ये फिर क्योंकि थोड़ा सा एक फैक्टर ये भी है कि मैंने जॉब भी करनी होती है और थोड़ा सा ज़्यादा एक दो कामों में हम फिर बिज़ी भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं अभी थोड़े से, तो बस। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगा। अभी आप स्पॉन्सर वीडियो देखें और इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको इसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले आपको बताता हूँ कि स्पॉन्सर क्यों चाहिए होता है। मैंने मिगरी में आपको एक चीज़ बताई थी कि इनकम रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स, तो ये एक पार्ट था। तो इसमें उन्होंने कहा था कि आपको 6,720 यूरो यानी कि 6,720 यूरोज़, विच मीन्स 560 यूरोज़ पर मंथ आपको रिक्वायर्ड होते हैं फॉर लिविंग इन फिनलैंड। तो ये आपको कंपलसरी है, ये आपको लाजमी आपको अपने अपने आपके पर्सनल अकाउंट में ये शो करवाने होते हैं। ये यानी कि इस तरह नहीं है कि आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में पड़े हो, इस तरह नहीं होता। आपके अकाउंट में ये 6,720 यूरो होने चाहिए। वो इक्वल टू, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू इंडियन रुपीज़, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान के इक्वलेंट होने चाहिए। लाइक अगर पाकिस्तान का भी 290 रुपये चल रहा है यूरो, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 6,720 यूरो को, तो वो जितना भी बनता है 22-23 लाख, तो इतने अकॉर्डिंगली आपके पैसे आपके पाकिस्तानी अकाउंट में पड़े होने चाहिए। तो एक ये है। और इसके ये तो एक कंपलसरी अमाउंट होगी। और अगर आप इन केस आपको स्टाइपन मिल जाता है 5,000 यूरो, आप मास्टर में आ रहे हैं, तो फिर आपका पीछे तकरीबन 1,720 यूरो रह जाते हैं, फिर आपको वो शो करवाने होते हैं और 5,000 आपकी वैसी स्कॉलरशिप होती है, स्टाइपन, ठीक है। तो ये इसलिए हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कौन स्पॉन्सर कर रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहा है और उसके पास पैसे कहाँ से आए हैं, उसका रीजन ऑफ फंड्स हमें प्रूफ करना होता है। तो उसके लिए हमें थोड़े से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्पॉन्सर कैन बी एनी वन। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा ऑफ फिनलैंड देन स्पॉन्सर कैन बी एनी वन। ये आप लोग बात याद रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड रिलेशन ही हो या लाइक यानी कि आपका चाचा ताया यही हो, ज़रूरी नहीं है। आपका दोस्त भी, आपको कोई कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, और आपके मामू भी कर सकते हैं, आपका भाई, कोई भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है।
तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो को मेन डिटेल में। तो स्पॉन्सर के जी ये हैं जी, मैंने जो लिस्ट बनाई है ये आप इसका वीडियो के अंदर से ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ताकि आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए। और मैं इसका देखूंगा अगर कोई लिंक जनरेट होता हुआ मुझसे तो मैं वो भी करके दे दूंगा। बहरहाल ये आप वीडियो में से ही देख लीजिएगा। और मैंने इस ग्रुप में एक मैं लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा एक फेसबुक पेज का, तो आप उस पेज पे जाएं। उधर मैं ये डॉक्यूमेंट लाजमी अपलोड कर दूंगा। PSA फिनलैंड कम्युनिटी है, उधर मैं इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा। तो उधर आप जाके मैं नाम भी जो लिखूंगा ना, जो नाम मैं इस डॉक्यूमेंट का उधर लिखूंगा वो मैं यही लिखूंगा स्पॉन्सर। ये जो मैंने ऊपर मेन हेडिंग दी हुई है ना, स्पॉन्सरशिप डिटेल डॉक्यूमेंट्स, ये आप सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उनके एडमिन से बात करके तो इंशाल्लाह ये मैं डॉक्यूमेंट लाजमी अपलोड कर दूंगा, या फिर वो कर देंगे। ठीक है, तो एनीवेज सबसे पहली टाइप होती है सेल डीड। सेल डीड का मतलब ये है कि अगर आपके स्पॉन्सर ने आपकी कार, कोई अपनी कार सेल की है, कोई अपना गोल्ड या कोई अपनी ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ सेल की है, तो उसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट, वो तो हर एक में रिक्वायर्ड होगा आपको, कोई भी स्पॉन्सर हो। तो बाकी आपका एफिडेविट, फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि ये एक ही चीज़ हो जाती है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद कार सेल डीड, उसका यानी कि एक प्रॉपर आपका एक डॉक्यूमेंट हो, एफिडेविट हो, उसके ऊपर लिखा हो आपकी कार की कितनी कॉस्ट थी और वो कहाँ कब ली थी और कब आपने सेल की थी। ये आपके लाजमी होनी चाहिए, चाहे गोल्ड हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, ये आपने हर चीज़ मेंशन करनी है। और इसके वो कितने की सेल हुई है वो भी, और उसकी रिसिप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसकी रिसिप्ट भी आपके पास होनी चाहिए। ये मैं इधर ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया कि इसकी रिसिप्ट भी लाजमी होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वही आपका प्रूफ है। बाकी उसकी बैंक स्टेटमेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि 6 माह की हो, आप कर सकते हैं इसे 3 to 6 मंथ होते हैं आपके मिनिमम। ठीक है, बाकी उसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, ये वैसे कंपलसरी नहीं है लेकिन हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एफ बी आर में वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। वो जो आपकी कार है उसकी जो प्राइस है, आपने उसके ऊपर टैक्स जो बनता है सेल करने के बाद वो आपका होना चाहिए, और आपकी वो जो गाड़ी है वो सब कुछ FBR में डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। ये बाकी ATL और टैक्स पेयर या आप गूगल पे आप देख सकते हैं, FBR के जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। बाकी उसकी टैक्स रिटर्न होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की, अगर आप 2023 में अप्लाई करें तो 2022 का उसका टैक्स रिटर्न होना चाहिए। बाकी ये था सेल डीड वाला। और सेकंड है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन अगर है तो उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए FBR में। टैक्स अगर आप इंडिया से हैं तो उनकी जो भी टैक्स की है उनका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उधर। और इसी तरह टैक्स रिटर्न उनकी लास्ट ईयर की होती है, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका वही स्पॉन्सर लेटर हो गया, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर उसकी बैलेंस शीट। वो जो उसका अकाउंटेंट होगा वो उसको बैलेंस शीट बना देगा कि उसको साल का कितना प्रॉफिट होता है या उसका मंथली उसका कितना प्रॉफिट है, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, उसका एक यानी कि प्रॉपर एक वो बैलेंस शीट होती है, वो अकाउंटेंट बना देगा उसको, या कहीं से वो बनवा ले। तो ये चीज़ होगी। और उसके बाद होता है रिटायर्ड पर्सन। ठीक है, रिटायर्ड पर्सन है यानी कि कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कहीं गवर्नमेंट अदारे से रिटायर्ड है, तो उसका जो है उसके लिए उसका रिटायरमेंट ऑर्डर होना चाहिए, उसकी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि उसकी कितनी पेंशन हुई है मंथली। और उसके बाद उसकी पेंशन की जो स्लिप्स हैं वो होती हैं, तो वो आपकी 3 मंथ की प्रीवियस होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट। और हाँ, ये एक बात याद रखिएगा कि अगर आप एक चीज़ 3 मंथ की लगा रहे हैं ना, यानी कि अगर आपने 3 मंथ की सैलरी स्लिप या पेंशन स्लिप लगाई है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी 3 मंथ की करें। ये नहीं कि आप एक 4 की कर रहे हो, दूसरी आप बैंक स्टेटमेंट 6 माह की कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं है। तो आप इसको इक्विवेलेंट रखें ताकि आपके लिए कोई ऐसी कंपल्शन पैदा ना हो जो आपको तंग करे चीज़ बाद में। उसके बाद नेशनल सेविंग, ये एक सेविंग सर्टिफिकेट होता है। अगर उन्होंने कोई सेविंग्स की हुई हैं, ज़ाहिर बात है जब कोई बंदा रिटायर्ड होता है तो उसकी सेविंग्स होती हैं कि कहीं बैंक, गवर्नमेंट के बैंक में, तो अगर उसकी वो है तो वो भी डिक्लेयर करें। अगर नहीं भी डिक्लेयर करें तो वैसे कोई इतना इशू नहीं है, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो ये वैसे इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बाकी उसके FBR डॉक्यूमेंट्स, ज़ाहिर बात है अगर उसकी पे आपकी हर, जैसे पाकिस्तान में 6 लाख लिमिट है, 6 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको टैक्स देना होता है। तो अगर उससे ऊपर उसकी पेंशन है तो ज़ाहिर बात है उसको उसके FBR में डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो वो उसके चाहिए हमें। लाइक उसका FBR में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, और बाकी उसकी जो टैक्स रिटर्न उसकी क्या ही होगी, उसकी पेंशन है। लेकिन अगर ज़्यादा पेंशन है तो भी ज़ाहिर बात है वो भी रिक्वायर्ड होती है। बाकी चेक का मतलब ये होता है कि अगर उसने आपके अकाउंट में पैसे, बल्कि ये मैं आपको लास्ट पे बता देता हूँ ताकि फिर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं।
स्पॉन्सरशिप डिटेल सॉरी लेटर ये सेम ही है, FRC यानी कि फैमिली रिलेशन। अगर वो आपका फैमिली रिलेटिव है, यानी कि अगर आपका भाई या बहन या फिर आपके पेरेंट्स हैं, देन ये FRC की ज़रूरत है, अदरवाइज़ FRC की ज़रूरत नहीं है। वैसे माँ बहन भाई भी हों तो फिर भी FRC की ज़रूरत नहीं होती। फिनलैंड इतनी डिटेल में नहीं जाती, मुझसे भी उन्होंने पूछी थी तो मैंने तो दी नहीं थी। अच्छा, अब आ गया ये सैलरी पर्सन। ठीक है, सैलरीड पर्सन जो है उसके भी सेम एज डॉक्यूमेंट होते हैं। जो पेंशन वाला होता है उसकी स्पॉन्सर लेटर आप दे दें, और उसकी क्या नाम है, स्पॉन्सर के जो डॉक्यूमेंट्स में उसकी आ जाती है, सैलरी स्लिप आ जाती है फॉर मंथ की बैंक स्टेटमेंट, टैक्स कार्ड और टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न जो है वो उसकी ऑप्शनल होती है सैलरीड पर्सन की, अगर उसकी सैलरी थोड़ी है। अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है, लाइक अगर वो 6 लाख से ऊपर कमा रहा है, लेट्स सपोज पाकिस्तान में या इंडिया में 6 लाख इनकम रिक्वायरमेंट है, उस वो टैक्स फ्री है। अगर उससे ऊपर वो अगर कमा रहा है और उस पर उसके ऊपर टैक्स लागू है तो, और वो टैक्स रिटर्न दे रहा है, तो देन ये फिर एक कंपलसरी चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये आप लाजमी दें। लेकिन वैसे मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने केस में टैक्स रिटर्न नहीं यूज़ की थी, तो ये इतना ऑप्शनल ही होता है। मेन स्पॉन्सर की अगर सैलरीड पर्सन है और गवर्नमेंट में जॉब करता है तो उसके लिए ये मंथली सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट ये इनफ होती है। अगर कहीं प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है तो देन मेरे ख्याल से ये कंपलसरी चीज़ है। और उसके बाद इन्वेस्टर, यानी कि अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी बिजनेस में, किसी स्टॉक एक्सचेंज में, कहीं पे भी, तो उसके भी स्पॉन्सरशिप लेटर, और उसके बाद उसका टैक्स में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट का जो भी बिजनेस सर्टिफिकेट होगा वो, और उसकी टैक्स रिटर्न, और उसके इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स कि उसने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो लाजमी उसका सारा एक प्रूफ होना चाहिए, एक लीगल प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद प्रॉफिट बैलेंस, यानी कि वो महीने का कितना उसको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक मेन चीज़ फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद आपके आ जाते हैं अपने और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आपने जो अपनी तरफ से लगाने हैं। उसमें ये मेन लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट उधर भी आ जाएगा ग्रुप में, तो आप उधर से भी उठा लीजिएगा। उसमें यह है कि आप स्टूडेंट एग्रीमेंट ऑफ UEF, ठीक है, ये तो मेरी यूनिवर्सिटी का है। आप अगर आपका किसी कहीं और हुआ है तो वो आपका एग्रीमेंट होता है, आपकी फ़ी रिसिप्ट होती है जो आपने अगर फ़ीस पे की है यूनिवर्सिटी की। अगर आपको स्कॉलरशिप लेटर मिला हुआ है, कोई फुल स्कॉलरशिप है, देन फुल स्कॉलरशिप का आप इधर लगा देंगे। ठीक है, इसके मुतबादल बाकी आपकी प्रीवियस डिग्री, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और साथ में अगर आप मास्टर में आ रहे हैं तो आपको फिर बैचलर भी साथ लगेगी। ठीक है, ये वेरीफाइड होनी चाहिए, ये नहीं कि सिंपल आप उठा के लगा दें, इस तरह ये वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी। और आपका आइल्स, ठीक है, और यूई का वीज़ा, इंश्योरेंस, पासपोर्ट, पिक्चर 6, और 6 आप ये मिनिमम ले जाएं, वैसे एक आदि की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ले के लाजमी जाएँ। VFX अपॉइंटमेंट लेटर, यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने स्विस के लिया तो स्विस कर लें। इसका मैं लिंक ये डिस्क्रिप्शन में होगा, मैं इस बंदे से बात करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में हुआ तो समझ जाइएगा कि आप इससे रब्ता करके आप सब कुछ ले सकते हैं। बाकी वाइज अकाउंट स्टेटमेंट या फिर अलाइड बैंक, मेरे 2 स्पॉन्सर थे, मेरी हाफ स्टेटमेंट वाइज में थी और हाफ मेरी अलाइड में थी। लेट्स सपोज आपका स्पॉन्सर रहता है डेनमार्क में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, देन आप क्या करेंगे? आप पाकिस्तान में पैसे तो नहीं मंगवाएंगे क्योंकि पाकिस्तान की तो करेंसी बहुत डाउन है, आप इंडिया में भी नहीं मंगवाएंगे। देन आप ऑप्शन चूज़ करेंगे वाइज अकाउंट का, और वाइज जो है वो सबसे रिलायबल ऑप्शन है आपके लिए अगर आपने फ़ॉरेन करेंसी में आपने अपनी स्टेटमेंट बनवानी है और आप चाहते हैं कि आप पे ज़्यादा टैक्स भी ना लगे और आपकी जो अमाउंट है वो भी सेव रहे, तो वाइज जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसका अकाउंट ओपन करवाएं, वो 2-3 मिनट में हो जाता है, इतना टाइम नहीं है। बस आपको 20 यूरो आपको उसमें डिपॉजिट करवाने होते हैं, वो भी डिडक्ट नहीं होते, आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं उसी वक्त। बस वो उनका एक रूल होता है जो कि हमने पैसे उसमें डलवाने होते हैं, तो आप डलवाएंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन आप उसमें भी स्टेटमेंट बनवा सकते हैं फॉर, वो भी एक्सेप्टेबल है वाइज अकाउंट की। उसके बाद अलाइड बैंक, अगर आप पाकिस्तान में ही आपका स्पॉन्सर है या इंडिया में ही स्पॉन्सर है तो आप अपने नेशनल बैंक में भी आप ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद उसका सर्टिफिकेट अपना, अगर आपका मेंटेनेंस अगर आपके अपने कंट्री के बैंक अकाउंट में है तो देन आप मेंटेनेंस सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है। कवर लेटर, यानी कवर लेटर ये एक मेरा मैंने ये एज था अपनी तरफ से खुद ही मैंने बनाया था, वो इसलिए कि उसमें मैंने इसको अपना एक सारा केस जो था वो एक्सप्लेन कर दिया था। ये जो कवर लेटर होता है ये यानी कि एक आपको एक प्लस पॉइंट आपको दे देता है कि आप जो वीज़ा इंटरव्यूअर होता है, वीज़ा ऑफिसर है,
उसके लिए वो इजी हो जाता है कि आपके पूरे केस को अंडरस्टैंड करना। तो मैंने उसको अपने पूरा बता दिया था कि जी मेरा ये केस है और ये सीन है और मैंने इस तरह मेरे ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं, मेरा स्पॉन्सर ये करता है और मेरे उसने इतने अकाउंट में मेरे पैसे ट्रांसफ़र किए और कैसे किए हैं। ये आपको मैं एक एग्जांपल इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगा। बाकी एम्बेसी फ़ीस जो परमिट डिलीवरी की फ़ीस है ये आप अपने साथ रख लें, बस दैट्स ऑल। ये आपके हैं स्पॉन्सर और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और अब आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आई होप सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी, ये मेरी एक पर्सनल मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जब मैंने फ़िनलैंड में अप्लाई करना था। मैंने इस तरह की यानी कि प्रॉपर एक चेक लिस्ट बना के इसका प्रिंट आउट ले लिया था और लेके मैंने इस तरह किया था कि मैंने जो मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने पैक कर लिए थे मैंने उस पर टिक लगा दिया था ताकि मुझसे मेरा कोई डॉक्यूमेंट मिस ना हो, क्योंकि आप अबू धाबी जा रहे हैं और आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाए देन आप क्या करेंगे, तो ये आपके लिए मसला होगा। तो इसलिए आप एक इस तरह एक लिस्ट बना लें अच्छी सी, अपने स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स की अलग बनाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स की अलग बनाएं, इस तरह उनके नाम लिख दें ताकि फिर बाद में आप उसको चेक लिस्ट को चेक कर दें, टिक कर दें हाँ जी ये मेरे पास है। और साथ में दो कापीज़ एक्स्ट्रा रख लें उसकी, यानी कि फ़ोटो कापीज़ करवा लें, ठीक है। तो ये मेरा था, दो स्पॉन्सर थे मेरे दो मामू, यानी कि एक मेरे ये बड़े मामू जो कि यूके में होते हैं और एक छोटे मामू मेरे टीचर थे गवर्नमेंट के पाकिस्तान में। तो मेरे ये दो मामू थे, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ था वाइज अकाउंट और अलाइड, क्योंकि मेरी तकरीबन 5000 यूरो समथिंग मेरी थी स्टेटमेंट वाइज अकाउंट में, और कुछ मेरी स्टेटमेंट कोई 8-9 लाख की मैंने स्टेटमेंट अपनी अलाइड बैंक में बनाई थी। तो ये मेरा एक था फैक्टर। और इस तरह भी कोई मसला नहीं होता इसका, आप दो स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। और एक और चीज़ वो भी आपको ये मैं बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। ये देखें ये मेरी लोकल डिस्क है, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ओसामा फिनलैंड वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। ये मैंने एक पूरा अपना फ़ोल्डर बना लिया था। मैंने अपने हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एक तरीके से रख लिया था ताकि मैं कोई डॉक्यूमेंट भूलूँ ना, और मेरा एक यानी कि वेल स्ट्रक्चर्ड मेरी हर एक चीज़ हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, ताकि मैं हर एक चीज़ का प्रिंट आउट ईज़िली ले लूँ और मेरे पास सेव्ड हो हर एक चीज़। अगर किसी टाइम भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो वो मैं उसको एक्सेस कर सकूँ ईज़िली। तो ये आप एक इस तरह की चीज़ बना लें। ये मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है इसमें। अब मे भी इसमें ये देखें, ये है कवर लेटर, ये मैं अब आपको दिखा देता हूँ कवर लेटर। ओके, ये है मेरा कवर लेटर, फंड्स एक्सप्लेनेशन लेटर है ये मेरा, जो मैंने लिखा था अपने लिए। ये मैंने इसको पहले पैराग्राफ में इसको बता दिया था अपना इंट्रो और अपने एडमिशन के बारे में, और उसके बाद मैंने अगले में बताया कि ये मेरे स्पॉन्सर हैं, उसकी डिटेल बता दी उसको, फिर अपने दूसरे स्पॉन्सर के बारे में बताया, फिर उसको मैंने एग्रीगेटेड अमाउंट बता दी कि टोटल मेरे पास कितने फ़ंड अवेलेबल हैं, उसको ये बताया मैंने। फिर उसको लास्ट में मैंने उसका थैंकफुल किया, फिर देन मैंने अपना डिटेल लिखी, अपना पासपोर्ट नंबर ये सब कुछ लिख के देन मैंने ये कवर लेटर ये भी अपलोड कर दिया था, और ये मैं साथ भी लेके गया था और उसको मैंने दिखाया भी था। तो आई होप सो कि आपको जो स्पॉन्सर की मेन जो आपकी थी टॉपिक था वो हमारा कवर अप हो गया, आई होप सो। तो बाकी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो हम इंटर फिनलैंड पे बनाएंगे और वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो गई तो उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ। आप लोगों को एक एक चीज़ समझाना थोड़ा सा ज़रूरी था, तो मैंने वो अपनी तरफ से कोशिश की है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।